एक झंझावत में फंस गई थी वो। फिर उठी वो और फिर उठी, सीने में सांस घुटने लगी थी। खिड़की तक गई, जोर से खोल दिया उसे। हवा के झोंके ने स्वागत किया उसका। पसीने से टकराता हुआ वो हवा का झोंका एक सर्द छुअन दे रहा था। बाहर लोगों की आमद जामद शुरू हो गई थी, लेकिन उस अलसुबह कुछ अलग ही लम्हात थे। कुछ खास, कुछ टीसते हुए, कुछ शिकायत भरे, कुछ भारी और कुछ बेहद ही हल्के हल्के। ऐसे हल्के कि देख ही नहीं सके उन्हें, लेकिन उनकी छुआन ऐसी कि छिल जाए अंदर तक। टिसता रहे बदन। हवा चल रही थी बाहर, पेड़ों की फुंगियाँ हिल रही थी बाहर। गुलमोहर के पेड़ जो लदे थे अपने अंगार जैसे फूलों से, हिल रहे थे। ये उनके लिए आनंद का समय था। सूर्यदेव अपने रथ पर बस विराजमान होने ही वाले थे। अरुण उनके सारथी उन अश्वों को जांच रहे थे, कब वो आ बैठते पता नहीं। आन सूर्यदेव अपना तेज लिए आ ही रहे थे। उनकी सहचरियां रश्मियां पहले से ही देदीप्यमान हो चली थी। पूर्वी क्षितिज पर उनकी आमद स्पष्ट देखी जा सकती थी। लालिमा बिखरी थी उधर। उनके दरबारीगण दक्षिण के सिरे पर जा पहुंचे। स्वाति का सर भन्ना रहा था, जिस्म जैसे सुन पड़ा था। सोच जैसे दफन हो गई थी गहरी सवालों की जमीन में। चिकित्सा विज्ञान की वो छात्रा अब खुद ही मर्द पाल बैठी थी, मरीजा हो गई थी। तभी अलार्म बजा, 6 बज चुके थे। वो चली पीछे, बंद किया अलार्म घड़ी में। आज का दिन भी दिख रहा था। आज इतवार था, छुट्टी थी, तो आज का दिन घर पर ही काटना था। कोई ऐसी सहेली थी नहीं जिसके पास जाया जाए, और कहीं जाना अच्छा नहीं लगता था उसे। तो यूं कहें कि आज वो घर में ही कैद थी। वो चली गुसलखाने, बाल्टी में झांका तो कोई फूल नहीं। मग हटाया तो देखा कोई फूल नहीं। बाल्टी हटा के देखी तो भी कोई फूल नहीं। दिन की शुरुआत अच्छी ना हुई। उसने स्नान किया, कपड़े पहने, बाल संवारे और चली बाहर कमरे से। पिताजी बैठे थे वहाँ। जा बैठी पिताजी के पास। पिताजी ने गौर से देखा। माताजी ने अवश्य ही बात की होगी उनसे। तबीयत ठीक है बेटी? अचानक पिताजी ने पूछा। जी पापा। कल खाना नहीं खाया बेटा तुमने? दूध पिया था ना पापा, उसके बाद भूख ही ना लगी। खाना नहीं खाया ना? फिर भी भूख नहीं थी पापा, इसलिए मैं नहीं पाई। बिना नजरें मिलाए वो कहे जा रही थी। तो उन्होंने पूछा, क्यों बेटा, आखिर ऐसी क्या वजह थी? वो बोली, कोई परेशानी तो नहीं है, बस ऐसे ही नहीं खाया। वो कन्नी काट गई, ना बताया कुछ भी। तभी पापा बोले, खाना खाया करो बेटा। वो कहने लगी, जी पापा। माँ आ गई इतने में, तभी चाय नाश्ता लाई थी वो, रखा वहीं, ले बेटी। पिताजी बोले। अनमने मन से नाश्ता कर रही थी, बीच बीच में रुक जाती थी। चाय ठंडी हो चली थी। माँ की बात सही थी, स्वाति का व्यवहार बदल रहा था। कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर है जो वो सबसे छिपा रही थी। चाय नाश्ता हो गया उसका। उठी और चली छत पर, पलंग को एक जगह लगाया और लेट गई। आकाश को देखा, नीला आकाश, सफ़ेद से बादलों के गुच्छे, शांत आकाश। और तभी उसको वो सहरा याद आया, वो गरीब यमन, वो हाट, कितना सुंदर था वो सब, कितना अद्भुत, स्वर्ग से भी सुंदर था वो। कितने भले लोग, कितने सीधे और देहाती लोग, अपने आप में मस्त, बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं उनका। फिर याद आई वो अशुफा, उसका और वो तंबू। बाहर आते ही अपना कपड़ा उसके सर पे बांध देना, अंदर ले जाना, बिठाना, पानी पिलाना। और वो अल्फाज जैसे ही याद आया, बदन में गुदगुदी सी उठी। लेकिन इस गुदगुदी में टीस भरी थी। बदन जैसे उमटने के लिए तलबगार था, ठीक वैसे ही जैसे किसी कपड़े को उमटा जाता है, निचोड़ा जाता है। उसने तभी अपनी एक टांग दूसरी टांग पर रखी और कस लिया बदन को अपने। बेहद दिलकश लगा उसे। मन किया ऐसे ही निचुड़ जाए वो, उमेट दिया जाए उसका सारा बदन। मुट्ठियाँ भिज गई, पाँव की उंगलियां अपनी हद तक मुड़ गई। पलंग भी आवाज़ कर उठा, सांसें गर्म हो उठी, हलक और जुबान सूख चले, छाती जोर जोर से ऊपर नीचे हो, नथुने गर्म सांस छोड़े, बदन से गर्मी फूटे, बदन में आतिश महसूस हो, बदन जैसे उमटने को आमादा हो। शरीर में अंगड़ाइयाँ उठने लगी, कभी दाएं और कभी बाएं, जांघें मिलकर भिज जाएं, कंधे गर्दन से मिलने लगे और मिलने को तड़प उठे, कमर पर जैसे कोई रेंगे। बदन अकड़ने सा लगा उसका। वो टीस ऐसी की गुदगुदाए भी और तड़पाए भी। बदन ऐसे दहके कि जैसे सुलगता हुआ कोयला, बारिश में भीगने का सा मन करे। बदन से जुम्बिश बढ़ती जा रही थी। अब तो पाँव भी पटकने लगी थी वो। अब इसे आप असरात नहीं कह सकते। असरात तो जी पर काबिज हुआ करते हैं, बदन पर नहीं। और जब बदन बेकाबू हो जाया करता है तो यही सब होता है, खुलने का मन करता है। अगन जैसे अंदर ही अंदर सुलगाए रखती है। हर अंग उसका एक एक कोना दहक उठा। आंखें बंद हो चली थी उसकी। एक पाँव को दूसरे पाँव से दबाती थी वो कसकर। दोनों बाजू एक दूसरे में गूंथ भिज जाया करती थी। सांसें कभी टूट जाती तो कभी लंबी खिंचा जाती। अपनी गर्दन कभी इस कंधे पर टिकाती तो कभी उस कंधे पर। बदन में जैसे ज्वार उठा था। उस खलिश ये भी कि भिगो नहीं रहा था, भीगने का मन था बेहद। उस पलंग की पट्टियाँ प्लास्टिक की थी तो चिकनी थी, एड़ियाँ रुकती नहीं थी उस पर, इसलिए कमर उठ जाया करती थी उसकी बार बार। उसने करवट बदली, तभी बात न बनी। अगर न बुझी तो वो पेट के बल लेट गई। पलंग के किनारों को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया, खींचा उन्हें तो कमर अंदर धसी पलंग में। चरमराया जैसे पलंग, इसे कहते हैं तड़प। तड़प
कोई नहीं देता ये तलब, अंदर से ही पैदा हुआ करती है। पाँव ने पाँव फंसाकर वो अपने आप में ही सिमट रही थी। पलंग के किनारे छोड़े, हाथ अपने कमर पर रखे, हाथों में जैसे आग पकड़ी थी उसने, हटा लिए। सामने वाला पलंग का किनारा पकड़ लिया, ठंडा लगा, अच्छा लगा, कसकर पकड़ लिया और कुछ ही देर में वो किनारा भी गर्म हो गया। उसकी आह निकली मुंह से, छोड़ा किनारा, उठ बैठी। आंखों से सब कुछ धुंधला दिखाई दे, ये खुमारी थी। उसने काबू किया बदन को अपने और उठी और चली ग्रिल की तरफ। बाहर देखा, गमलों में फूल खिले थे रंग बिरंगे। वो मुस्कुरा पड़ी, मुस्कुराहट भी ऐसी कि उसमें भी हया का रंग चढ़ा था। वो हटी वहां से और अब नीचे की ओर चली। नीचे आई, पानी पिया। पिताजी बस निकल ही रहे थे। वो कमरे से बाहर आई और चली अपने कमरे में। दरवाज़ा बंद किया, चुनरी एक तरफ रख दी और लेट गई बिस्तर पर। खुमारी बनी हुई थी अभी तक बदन में फिर से ज्वार सा उठने लगा था। आंखें बंद की उसने और कुछ ही देर में पलकें हुई भारी, आंखें डबराने लगी और आई नींद आई तो सपना भी उसके संग चला। वो पहुंची एक तालाब के पास। तालाब बेहद सुंदर, चारों ओर पेड़ लगे थे, बड़े बड़े रंग बिरंगे फूल हर जगह। तालाब के किनारे पत्थर पड़े थे सफ़ेद रंग के, हरी हरी घास थी बेहद मुलायम, कालीन जैसी। मदमदाती बयार बह रही थी, बदन से छूती तो नशा सा चढ़ जाता। आसमान में सफ़ेद बादल थे, शफाफ सफ़ेद, ऐसे सफ़ेद की आंखें चुंधिया जाएं। वो आगे चली, एक चढ़ाई सी पड़ी, उसको पार किया। जैसे ही पार किया, सामने कोई खड़ा था। गौर से देखा, ये तो फैज़ान था, अकेले खड़ा था, हल्के नीले रंग के चमकदार कुर्ते में, चुस्त पजामी में, सर पर टोपी पहने हुए, सुनहरी सी पाँव में सुनहरी सी जूतियाँ पहने हुए। और उठी वही महक। उसने अपने सर का कपड़ा ठीक किया, कदम ठिठक गए थे उसके। फैज़ान सामने दिख रहा था, चुपचाप खड़े हुए, अपने दोनों ही हाथ बांधे हुए। दिल की धड़कन हुई बगावती, ज्वार फिर से उठने लगा। धूप जैसे अंगार बिखेरने लगी, बदन में जैसे अगन सुलगने लगी। आंखें हुई नीचे और कदम बढ़े आगे। चलती रही, नज़र उठा, फिर से देखा, ये क्या? वो तो वहीं की वहीं है, रास्ता छोटा ही नहीं हुआ। फैज़ान अभी भी सामने है, थोड़ा दूर। कदम रुके, पीछे देखा, वो आगे तो आई थी, फिर इतना लंबा रास्ता, बाकी कैसे? आंखें फिर से नीचे हुई, कदम नपे तुले, फिर से आगे बढ़े। पास में ही अराज के फूल लगे थे, तो पौधे थे, उनके काफ़ी रंग के फूल खिले हुए थे। बीच में केंद्र पीले रंग का था, बेहद सुंदर फूल। फिर से आगे पीढ़ी और पौधे पीछे छोड़ आई, आगे तक और सर उठा लिया। फिर से सामने देखा, ये क्या? दोबारा रास्ता वहीं का वहीं। पीछे देखा, अराज के फूल तो बहुत पीछे थे, तो क्या फैज़ान आगे होता जाता है? ये हो क्या रहा है? आसपास देखा तो सब ठीक था। अब उसने फैज़ान को नज़र में ही रखा। बड़ी आगे, बड़े कदम, काफ़ी आगे आ गई, लेकिन फैज़ान अभी भी दूर। कैसे आखिर? अब चली तेज़, हिम्मत बढ़ गई थी उसकी। जाकर बात करेगी वो फैज़ान से। कैसा, क्यों पूछेगी वो? ज़रूर पूछेगी। चल पड़ी, सर उठा, फैज़ान को नज़र में रख और तेज़ कदम बढ़ा। वो चली तेज़, कदम तेज़ हो चले थे उसके। फैज़ान नज़र में ही बना हुआ था उसके, लेकिन जितना भी वो आगे बढ़ती, लगता उसे कि इतना ही पीछे खिसक गई है वो दौड़ पड़ी तेज़, बहुत तेज़, लेकिन नहीं, वो दूरी कम ही ना हुई। फैज़ान पूरब की ओर मुँह कर हाथ बांधे खड़ा था, जैसे घूरे जा रहा था कहीं। वो फिर से भागी, कभी ज़मीन को देखती, कभी फैज़ान को। हाँफने लगी थी वो, लेकिन रुकी नहीं। भागती रही और थक गई। रुकना पड़ा, क्या करती? दिल तो दिल था, पहले से ही रफ्तार पकड़े था, अब तो जैसे बेलगाम हो गया हो। अपनी धड़कन कानों में सुनाई पड़े उसे। हलक सूख चला था, थूक निकलना भारी पड़ने लगा, मुंह से हाँफने की आवाज़ें आने लगी, नथुने फड़कने लगे थे। अब वो घबरा गई थी। फैज़ान तक वो क्यों नहीं पहुंच पा रही थी, और फैज़ान जैसे पत्थर की मूरत बन गया, माशा भर भी नहीं हिल रहा था। क्या करती? फिर से भागी तेज़ और तेज़, हाँफते हुए, दौड़ते हुए। बदन का संतुलन गड़बड़ाया और धम से गिरी घास पर। कमाल था, तब भी ना देखा फैज़ान ने। वो उठी, कोशिश की, टांगें कांपने लगी थी। अब बस की ना थी उसकी दौड़ पाना, नहीं तो फिर गिर जाती। आंखों में नमी सी आई, सांसें बेकाबू तो थी ही पहले, अब तो सांस छोड़ने लगी थी। और तब फैज़ान चिल्ला के बोली, और बैठे ही बैठे फैज़ान फिर से चिल्लाई, लेकिन फैज़ान ना सुने ना देखे, कोई असर ही ना पड़े। जो आवाज़ पहले ज़ोर से लगाई थी उसमें ज़ोर था, और धीरे धीरे वो ज़ोर अब कमज़ोर पड़ने लगा था। और एक वक्त ऐसा भी आया कि मुंह से फैज़ान निकला ही नहीं, बस दिल में उसका नाम ले चीखती रही। आंसू निकल आए उसके, झिलमिला गया सारा नज़ारा वहाँ का। सिसकियाँ फूट पड़ी, अल्फाज फैज़ान टूट टूट कर निकलने लगा मुँह से। रोती जाए और दिल में चीखती जाए उसका नाम, फैज़ान, हमें मोहब्बत है आपसे, आप देखें हमें, हम पुकार रहे हैं आपको, हमसे नहीं रह जाता अब, हमें देखो हमें, हम यहाँ रो रहे हैं, आपने कॉल किया था हमें ना रुलाने का, देखो हमें, इतना तो हम कभी ना रोए फैज़ान, देखो हमें फैज़ान, देखो। बोली दिल में और रुलाई फूटी, और फैज़ान तस का तस वहीं खड़ा रहा। रोते रोते सर नीचे जा लगा, और तभी किसी के पाँव दिखे। उसने सर उठाया अपना, हईजा और अशूफा थी वो, झुकी एक साथ, आंसू पोंछे उसके गले से लगा लिया उसे। खुद में नहीं थी आज स्वाति,
उनसे लग रो पड़ी। रहा सहा भी ना शेष बचा आंखों का पानी। वो फैजान नहीं सुन रहे हमें, नहीं देख रहे, बोली वो सिसकियां लेते लेते, एक शिकायत भरा लहजा, एक इल्तिजा से भरा लहजा। स्वाति। तभी हैजा बोली। देखा उसने हैजा को बेखुदी में। जाओ जाओ अपने फैजान के पास जाओ, हैजा बोली। अपना फैजान। दौड़ पड़ी वो। अब तब दूरी कम होने लगी। फैजान घुमा, स्वाति को देखा आते हुए, लपक कर आगे बढ़ा। बाजू खुल गए उसके और तब अपनी मजबूत बाजुओं में जकड़ लिया उसने स्वाति को। स्वाति फिर से रोए। फैजान के बदन से बेल की तरह चिपके। फैजान के कंधे से भी नीचे थी वो। फैजान उसको बांधे खड़ा था, आंखें बंद किया। 4 बरस पहले का कच्चा फल आज पका था। हैजा और अशूफा चली गई थी। अब ना रो स्वाति, हमारी जान जाती। स्वाति तो ऐसे चिपकी थी जैसे मानो सदियों से बिछड़ी हुई हो स्वाति फैजान से। इसकी आएगी स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।